क्यों क्लास शुरू कर रहा हूँ। हाँ हाँ, यस यस यस। चलो, अब सब कुछ ठीक है। अब क्लास शुरू कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा लेट हो गया। अब देखिए, अपन ओल्ड पेपर करवा रहे थे। उस ओल्ड पेपर की श्रृंखला में आज अभी 20 सितंबर 2019 का जो नेवी के सभी पेरी के पेपर आए। हमें लगा आपकी आवाज गई। नहीं नहीं ऋतिक, ऐसा कुछ नहीं है। आवाज कभी भी नहीं जाएगी, अंतिम सांसों तक रहेगी। चलो, क्लास शुरू कर रहा हूँ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन था उसमें कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक हमेशा ध्यान रखना राष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में भारत का प्रथम नागरिक पूछे तो ध्यान रखना रामनाथ कोविंद जी है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन आया था आपके सितंबर 2019 वाले पेपर में, सभी पारियों के पेपर करवा रहा हूं, तो उसमें कि वरुण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में है। तो वरुण युद्धाभ्यास ध्यान रखना भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास होता है। अब देखिए, इन युद्धाभ्यासों के बारे में आपको वापस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब पे क्लास पूरी अपलोड कर रखी है। एक युद्धाभ्यास का क्वेश्चन आपके 100% आता है, तो इस कारण से आप युद्धाभ्यास को अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम से पहले जब भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी तरह का एग्जाम दे रहे हो, युद्धाभ्यास से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको विथ ट्रिक कौन से देशों के साथ में युद्धाभ्यास कौन सा होता है, विथ ट्रिक बताया हुआ है। तो उसको यूट्यूब पे जरूर देख लेना, उसमें आपके सब बताए हुए हैं। तो आपको अभी यहाँ इतना ही बताऊंगा कि वरुण युद्धाभ्यास किन के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच। फिर सिकंदर को सबसे पहले किसने हराया? तो पूर्व पोर्स ने हराया। अब इस बात का भी आपको ध्यान रखना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे ऐसे सीधे। अब क्या है, ओल्ड पेपर का विश्लेषण कराने का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपके वापस यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाते हैं। इस कारण से आप एक बार ओल्ड पेपर का विश्लेषण जरूर करके जाएं। इससे आपके एग्जाम में कोई भी कभी भी कोई भी पेपर दे रहे हो तो उसमें ओल्ड पेपर के क्वेश्चन मिल जाते। फिर देखिए, 15 अगस्त को भारत तो आजाद हुआ ही, लेकिन भारत के साथ में एक दूसरा देश भी आजाद हुआ है। तो आपको पूछा जा सकता है कि भारत के साथ साथ कौन सा देश आजाद हुआ। तो 15 अगस्त को ही दक्षिणी कोरिया जापान से ध्यान रखना आजाद होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त के दिन ही भारत आजाद 1947 में होता है, और दक्षिणी कोरिया भी जापान से 15 अगस्त को आजाद होता है। इस डेट को ध्यान रखना। 14 अगस्त एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। वैसे भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, ऐसे कैसे दिल्ली नाम की पूर्वी तिमोर देश की भी राजधानी है। तो भारत की जो राजधानी है वैसी की वैसी राजधानी किसी देश की पूछे तो ध्यान रखना पूर्वी तिमोर है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास में। ये भी आपको जानकारी में रखना। अगला क्वेश्चन था कि उर्दू भाषा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राज्य भाषा है, राज्य की भाषा है। तो वो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर राज्य की राजा भाषा उर्दू भाषा थी। अब जम्मू कश्मीर पहले उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा तो उस समय तो केंद्र शासित प्रदेश राज्य ही था, लेकिन अब ध्यान रखना वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अलग से है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अलग है, तो भी उसको ध्यान रखना, उर्दू भाषा उसका ध्यान रखना। फिर हिंदुओं पर जजिया कर जो लगता था वो किसने हटाया? आपको अलग से ऐसे फैक्ट याद रखना है कि अकबर के द्वारा जजिया कर हटाया गया। अब देखिए, भारत की तरफ से खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ध्यान रखना, अरे सॉरी, दिया नहीं गया, ऐसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से खेल कूदों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये पूछा जाता है सबसे बड़ा पुरस्कार किसी भी क्षेत्र का। और वर्तमान में जो लास्ट आपके राजीव गांधी पुरस्कार दिए गए हैं 2020 वाले, वो ध्यान रखना 5 जनों को दिए हैं। तो राजीव गांधी अक्षर में भी 5 है, तो 5 आपको याद रखना है संख्या में। वैसे 5 के नाम याद रखने हैं अच्छे से, आपको पूछे जाते हैं। मरियप्पन थंगावेलु, पूरा नाम है मरियप्पन थंगावेलु। ये देखो MM नाम से 2 है, एक तो मरियप्पन थंगावेलु और उसके अलावा दूसरा है मनिका बत्रा, M से ही मनिका बत्रा। ये भी ध्यान रखना, आपके इसमें दी जाती है, आपको दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में 2 है
RR से एक है रोहित शर्मा और एक है R से रानी रामपाल। रानी रामपाल। तो ये आपको सभी ध्यान रखना है कि कौन कौन है, इसका आपको अच्छे से नाम ध्यान रखना है एक एक इसका, कि एक भी ऐसे गड़बड़ी। क्लास में हूं अभी मैं, फिर करता हूं। तो रानी रामपाल ये हॉकी के खिलाड़ी है, रोहित शर्मा क्रिकेट के है, ये टेबल टेनिस के है, मरियप्पन थंगावेलु आपके ध्यान रखना पैरा एथलेटिक्स है, इस बात का आपको ध्यान रखना। MMRR एक है विनेश फोगाट। ये 5 नाम है, इस 5 नामों को आपको अच्छे से याद रखना, जो भारत के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपके सबसे बड़ा पुरस्कार होता है खेल जगत का। तो इन 5 ही नाम को आपको ध्यान रखना। अब जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, वैसे के वैसे आपके विश्व स्तर पे सबसे बड़ा पुरस्कार आईसीसी की तरफ से दिया जाता है, आईसीसी पुरस्कार। और ध्यान रखना आईसीसी पुरस्कार 1 साल के लिए दिया जाता है, और एक ध्यान रखना डिकेड के लिए दिया जाता है, यानी दशक के लिए दिया जाता है। और थोड़ा सा इनको भी अभी थोड़ा सा लिस्टेड रखना याद, उनका भी पूछ लिया जाता है। तो अभी जो आईसीसी अवार्ड लास्ट दिए गए वो साल के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे के खिलाड़ी के रूप में ध्यान रखना रोहित शर्मा को दिया है साल के लिए, और डिकेड के लिए विराट कोहली को दिया गया है। अब इसका क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, तो उसका आंसर होगा रोहित शर्मा। वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड, तब उसका आंसर होगा विराट कोहली। इस बात का आपको ध्यान रखना। एक स्पिरिट प्लेयर ऑफ द ईयर होता है, तो स्पिरिट प्लेयर ऑफ द ईयर पूछे तब ध्यान रखना विराट कोहली को यहां रख देना है। और ध्यान रखना स्पिरिट प्लेयर ऑफ द डिकेड, जैसे ऋतिक ने जवाब दिया है, बिल्कुल वेरी गुड, वो डिकेड वाला है महेंद्र सिंह धोनी। तो डिकेड वाला पूछे तो ध्यान रखना धोनी। तो ये ऐसे आपको लिस्टेड करके रखना। अब टेस्ट वाला ध्यान रखना, टेस्ट वाला अगर आपको पूछे टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, साल के लिए टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पूछे, साल का पूछे, तो ध्यान रखना उसका आंसर होगा पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अगर मान लो टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड का पूछे तब उसका ध्यान रखना डेविड स्मिथ होगा। वेरी गुड ऋतिक, डेविड स्मिथ का आप स्टीव स्मिथ का ध्यान रखना है। तो स्टीव स्मिथ तो डिकेड है, और ध्यान रखना साल का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर तो वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर तो बेन स्टॉक होगा, ध्यान रखना इंग्लैंड का ईयर के लिए, और राशिद खान होगा ध्यान रखना डिकेड के लिए। तो ऐसे आपको लिस्टेड करना 4, जैसे मैंने आपको डिकेड वाले और साल वाले बताए, तो उसमें कुछ नहीं 4 तो भारतीय है सीधे सीधे। पहले वनडे वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली, T20 राशिद खान, बिल्कुल बिल्कुल आपको T20 राशिद खान नहीं है, आपको ध्यान रखना T20 वाला दीपक सार है, और वहां पर महिलाओं में एलिसा पेरी है, ध्यान रखना ऋतिक। वो राशिद खान बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड है, उसमें T20 वनडे सब में आता है। वैसे उसका 2020 में प्रदर्शन अच्छा है, फिर भी उसको T20 से संबंधित अलग से नहीं है। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर पूछे तब तो उसका आंसर होगा, ध्यान रखना आपके दीपक चार। और आपके महिलाओं इसमें डिकेड में पूछे तब एलिसा पेरी होगा। एलिसा पेरी को भी 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड और T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड, और एक आपके महिला क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का भी दिया जाता है। तो एलिसा पेरी को भी 3 है, और विराट कोहली भी 3 जगह आएगा। एक यहाँ वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड में भी आएगा, एक स्पिरिट प्लेयर ऑफ द ईयर में भी आएगा, और एक वनडे पुरुष डिकेड में भी विराट कोहली आएगा। तो ये भी 3 जगह आता है, एलिसा पेरी भी 3 जगह थी। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है, सब आपको ऐसे सीधे सीधे लिस्टेड याद रखना है, लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। तो इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन था गारो खासी जनजातियां। देखो एक गारो खासी, एक जयंतियां पहाड़ी भी है, और एक ये पहाड़ियां देखो गारो खासी और जयंतियां 3 पहाड़ियां हैं, और तीनों पहाड़ियां भी मेघालय में है, और वैसे जनजातियां भी मेघालय में। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो गारो खासी जयंतियां ये तीनों
पहाड़ियां पूछे या तीनों जनजातियां पूछे, तीनों ही मेघालय में है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब ये गगन शक्ति 2018 जो हुआ वो किस सेना के द्वारा प्रयास किया गया, तो ऐसे आपको सीधे सीधे पूछ लेंगे, तो वो एयरफोर्स से संबंधित, इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आया था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। फिर एक डांस से संबंधित, डांसों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, तो डांस से संबंधित ध्यान रखना, कथकली डांस केरल राज्य का, करेल ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, केरल राज्य का है, इस बात का आपको ध्यान रखना। प्रत्येक राज्य का डांस का आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान। अगला पूछा था क्वेश्चन की माइकल शुमाकर किस से संबंधित है, तो फॉर्मूला 1 ये चैंपियनशिप वाला से संबंधित है। वैसे ये वापस यहाँ नीचे और रिपीट हो गया, तो वो एक ही समझ लो 12वां 13वां में वो मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन था कि मेगास्थनीज जो किसके दरबार में रहता था, तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अब देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य आया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का एक तो आपको ध्यान रखना है, वैसे इसकी अगर पूरा प्राचीन काल से देखें तो आप देखोगे तो यहाँ बिहार राज्य है, इस बिहार राज्य की राजधानी अभी वर्तमान में पटना है, जो गंगा और सोन नदी दोनों के संगम पर, इधर से गंगा नदी जाएगी, इधर से अमरकंटक से एक नदी निकलकर इस गंगा में मिलती है सोन नदी, और इन दोनों नदियों के संगम पर महात्मा गांधी सेतु है, जो भारत का सबसे लंबा सेतु था। वर्तमान में ये ऐसे नहीं कि वो समाप्त हो गया है, सेतु तो अभी भी है, लेकिन वो सबसे लंबा नहीं है। अभी सबसे लंबा सेतु ध्यान रखना भूपेन हजारिका सेतु, या जिसको ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है, तो वो है, ध्यान रखना इस बात का आपको। तो ढोला सदिया या आपके भूपेन हजारिका पुल या सेतु वो सबसे लंबा है, और पटना में गंगा और सोन नदियों का संगम होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर पहले मगध साम्राज्य था, और इस 12 जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेन जनपद था, अब महाजनपद था, वो था मगध, और इस मगध की राजधानी हुआ करती थी, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य एक ही नाम है, तीनों एक ही है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर था, वो जब उधर से सिकंदर वगैरह ने आक्रमण शुरू किया, क्योंकि वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी ध्यान रखना कहाँ है, पाकिस्तान में, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है, रावलपिंडी में, लेकिन यहाँ बिहार में एक नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी, तो ये प्राचीन यूनिवर्सिटियों में है, ध्यान रखना। तो वहां से तक्षशिला से ये मगध के शासक को सतर्क करने आया, क्योंकि भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य यही था कि हमला होगा, लेकिन इस चाणक्य, विष्णुगुप्त या आप जो कौटिल्य कहते हैं, वो तीनों एक ही है, उसका अपमान किया गया। वो बाल कम रखता था, तो मोडिया जो भी उसका अपमान किया गया, तो उसका अपमान का बदला लेने के लिए इसने एक राजकिलम खेल खेलते हुए एक लड़के को पकड़ के वो शिक्षित किया। और ध्यान रखना पहले शिक्षा जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे शिक्षा नहीं मिलती थी, पहले ज्यादातर युद्ध कौशल के लिए शिक्षा मिलती थी, तो इसको युद्ध कौशल के लिए शिक्षा दी गई आपके चंद्रगुप्त मौर्य को। पहले चंद्रगुप्त मौर्य तो इसी ने नाम रखा आपके चाणक्य ने, ध्यान रखना। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद, जो आपके नंद वंश का अंतिम शासक था, मगध का शासन था जो घनानंद का, उस घनानंद का एंड करके इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके अभी तक एयरफोर्स में आए हुए हैं, तो इसका थोड़ा सा ऐसे हिस्ट्री आपको ध्यान रखनी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको यह भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अंतिम आपके जब एंड हुआ उसका, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम रूप से उसने कौन सा धर्म पालन किया, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म का पालन किया। और यहाँ पर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला स्थान है, वहां पर सलेखना व्यवस्था से वो अंतिम रूप से, सलेखना मतलब उसका मतलब होता है ना तो खाना ना पीना, मतलब खाना और पीना छोड़कर प्राण त्याग करना, तो वो श्रवणबेलगोला में जैन धर्म पालन करके चंद्रगुप्त मौर्य
एंड हुआ था, उसका बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था आपके ध्यान रखना अशोक, अशोक ने बौद्ध धर्म पालन किया था, इसका भी ध्यान रखना। और इसने जैन धर्म, आपको ऐसे पूछ लिए जाते हैं तो ये ध्यान रखना। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य वंश वाला। एक आपके गुप्त वंश में भी है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त सेकंड। ये भी ध्यान रखना, ये तीन शासक उसमें गुप्त वंश में भी महत्वपूर्ण है। और इधर जो तीन नाम मैंने बताए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आपके अशोक, ये मौर्य वंश में महत्वपूर्ण है। ये आपको तीन तीन के जोड़े के हिसाब से उनको ध्यान रखना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज था, इस बात का आपको ध्यान रखना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आपके आया था कि उड़ीसा का त्योहार, उड़ीसा का त्योहार देखो, ये ऐसे दुर्गा माता, अब जैसे उड़ीसा का त्योहार दुर्गा माता है, अब पूजा भी होती है, और ये आपके कलकत्ता वेस्ट बंगाल में भी होती है। तो अब देखो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उसमें आंसर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर होता है। तो इसी में दुर्गा पूजा था। अगला पूछा था कि भारत की राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। वैसे संपूर्ण रूप से भारत में चलने वाली सबसे लंबी नदी आपके ध्यान रखना गंगा नदी है, जो कि 25-25 किलोमीटर लंबी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो सबसे भारत में संपूर्ण रूप से भारत में चलने वाली सबसे लंबी ये, बाकी भारत में चलने वाली भले बाहर चलो कहीं भी चलो भारत में चल रही है। और तो सबसे लंबी नदी है ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र, जो टोटल 2900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत में वो कम चलती है। और संपूर्ण रूप से भारत में चलने वाली ये सबसे लंबी नदी गंगा है। ब्रह्मपुत्र के बाद में आती है ध्यान रखना सिंधु, सिंधु जो कि 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये भी कम चलती है। तो भारत में सबसे लंबी नदी ध्यान रखना गंगा है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियों में मानी जाती है। सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी ध्यान रखना यमुना है, ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन आया था आपके, इनका ध्यान रखना। एक तो दिशाएं भी पूछी जाती है कि जैसे गंगा नदी वगैरह कहाँ कैसे चलती है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जैसे ये इंडिया है, इस इंडिया के ऊपर यहाँ तिब्बत है, यहाँ मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ऐसे गिरती, और यहीं से आपके सांगपो निकलती है, फिर ऐसे अरुणाचल प्रदेश से ये मतलब ऐसे प्रवेश करके फिर असम से होकर सांगपो नदी, जो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है ध्यान, ये तिब्बत में चलती है, तब इसका नाम सांगपो होता है। जैसे ही ये आपके अरुणाचल प्रदेश में आएगी, इसका नाम दिहांग होगा। फिर जैसे ही असम की घाटियों में जाए, मतलब मैदानी भाग में जाएगी, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। जब ये बांग्लादेश में जाएगी और उसमें तिस्ता नदी आकर मिलती है, तब इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई गंगा नदी से आकर मिलेगी। गंगा नदी का जब बांग्लादेश में आती है, तब इसका नाम ध्यान रखना गंगा नदी का पद्मा हो जाता है। पद्मा और जब जमुना दोनों आकर मिलती है, तब कुछ समय के लिए तो वो आगे बढ़ती है, तब इसका नदी का नाम पद्मा रहता है। फिर मणिपुर की पहाड़ियों से एक नदी आती है मेघना, जब वो उसके साथ में मिल जाती है, तब उस नदी का नाम मेघना हो जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बहुत नाटक करती है, पहले सांगपो, फिर दियांग, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर जमुना, फिर पद्मा, फिर मेघना, इतने नाम चेंज करती है, वो ही ब्रह्मपुत्र नदी है ध्यान रखना। और एक नदी यहाँ से बीच में से ऐसे सतलज नदी, जो इसी सिंधु की सहायक है, तो सतलज नदी भी मानसरोवर, तो मानसरोवर झील के पास से तीन नदियां निकलती है, और तीनों का शुरुआत का अक्षर स है, मतलब सतलज, सिंधु और ये ब्रह्मपुत्र का भी पहले नाम सांगपो होता है। ऐसे गंगा नदी ये ऐसे, गंगा नदी की दिशा ऐसे, तो ऐसे आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। सतलज नदी की दिशा ऐसे, पहले सिंधु नदी की दिशा ऐसे होती है, फिर ऐसे हो जाती है। तो ऐसे आपको सभी को ध्यान रखना है किस तरह से। अब ब्रह्मपुत्र नदी की पहले दिशा ऐसे होती है, फिर वापस ऐसे होती है, फिर नीचे होती है। तो ऐसे आपको दिशाएं पता होनी चाहिए, कौन कौन सी नदी की दिशा किस तरफ है, तो दिशा के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि ईरान का सबसे प्राचीन धर्म, सर एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं? सप्ताह पर पहले आ जाते हैं, आ जाएंगे सप्ताह पर पहले, 10 तारीख से आसपास आ जाएंगे एडमिट कार्ड। आप निश्चित होकर पढ़िए, और अभी ऐसे ऐसे बाकी ज्यादा ग्रुपों में इधर उधर में देखोगे ना, तो आपको कई जगह आपको ऐसे मिलेगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वही जो आप ऋतिक बोल रहे हो कि कैंसिल तो नहीं होगा, नहीं, आप बिल्कुल यही देखिए कि अपना एग्जाम 18 तारीख, अगर मान लो खुदा ना खास्ता हो गया तो, या नहीं हुआ तो वो अलग बात, हो गया तो क्या करो। तो इसलिए आपको तो केवल 18 तारीख लेके ही चलना है। 18 तारीख तक आपका पूरा पूरा मैटर तैयार
हो जाना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आप निश्चित होकर रहिए, कभी भी एग्जाम टाइम आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई सोशल मीडिया में कई चीजें चलती रहती है। उस सोशल मीडिया से दूर होकर अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे कि मेरे को तो 18 अप्रैल तक पूरा सिलेबस करना है कैसे भी कर, अगर मान लो आगे एग्जाम हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके वापस प्रिपरेशन हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम सिटी तो नहीं आई नहीं है सर, अरे सब हो जाएगा अमित बाकर, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। एयरफोर्स ये एनटीए करवाता है एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, और ज्यादातर एनटीए वाले एग्जाम अभी कैंसिल नहीं हुए, तो थोड़ा सा आप निश्चित रहिए। 99% एग्जाम के चांस है, मैं भी कह रहा हूँ 1% का मैं भी कह रहा हूँ, फिर भी आप 99 वाले की तरफ जाइए। आप अभी सोशल मीडिया से दूरी रखिए और एग्जाम के हिसाब से आप 18 अप्रैल, आपको तो 18 अप्रैल के ही तैयारी करके रखनी। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है ध्यान रखना आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया। ये तो वैसे मैंने एक्स्ट्रा में डेट बताई, आपको तो सबसे यही पूछा था कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह। ध्यान रखना, एक ये क्वेश्चन आपके भारत का कृत्रिम उपग्रह का पूछा जाता है, एक आपके संसार उपग्रह का पूछा जाता है, ये दोनों ही आपको ध्यान रखना। भारत का पहला संसार उपग्रह पूछे तो एप्पल है। भारत का पहला संसार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। उसमें भी देखो ए आता है पहले, आर्यभट्ट में भी ए आता है। तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह पूछे, ओनली उपग्रह नाम आए तब तो आर्यभट्ट करना है, और अगर आपको भारत का पहला संसार उपग्रह पूछे तो ध्यान रखना एप्पल का नाम ध्यान रखना, दोनों में है ए से शुरुआत, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट और भारत का पहला संसार उपग्रह ध्यान रखना एप्पल। इसी तरह अब अंतिम रूप से अभी लास्ट भारत का कौन सा संसार उपग्रह अभी फ्रांस गुयाना से भेजा गया, तो उसका भी थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, GSAT-30। GSAT-30 अभी भेजा गया है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि अंतिम रूप से अभी संसार उपग्रह भारत का कौन सा भेजा गया है, तो GSAT-30 जो फ्रांस गुयाना से भेजा गया। ध्यान रखना, फ्रांस गुयाना एक देश है, फ्रांस गुयाना और सूरीनाम, ये 3 देश है। ब्राजील के ऊपर की तरफ आप देखोगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो उस फ्रांस गुयाना से ये GSAT-30 भेजा गया, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। फिर देखिए क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है, तो वो हमिंग बर्ड है, इस बात का आपको ध्यान रखना। सीधे सीधे ये फैक्ट वाले क्वेश्चन थे, और ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा, संख्या में पूछा तो कितनी बार लगा, ध्यान रखना 3 बार लगा, ये सीधा सीधा आपको ध्यान रखना। फिर प्रकाश पादुकोण जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है वो कौन से राज्य की है, राज्यों से संबंधित आपको ऐसे ध्यान रखना है, तो उस राज्यों से संबंधित भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा किस राज्य से संबंधित है, तो वो आपको ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, देखो जो आपके जिस संबंध में जैसे क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए। अगला क्वेश्चन आया था कि गुरविंदर चड्ढा कौन थे, क्या थे, तो ये ब्रिटिश चलचित्र निर्देशक। देखो आपको जो भी अभी पद्मश्री, अब जैसे पद्म पुरस्कार दिए गए थे अभी, ये ध्यान रखना पद्म पुरस्कार 26 जनवरी 2021 को दिए गए थे अभी अंतिम रूप से, तो इसमें ध्यान रखना आपको क्या क्या याद रखना है। 26 जनवरी 2021 में जो पद्मश्री, पद्म विभूषण, देखो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, और फिर है पद्म भूषण, और फिर है पद्म श्री। अब देखो इसमें जो पद्म विभूषण 7 जनों को दिया, पद्म भूषण 10 जनों को दिया, ये 102 जनों को दिया। अब इसमें 119 नाम है जो पद्म पुरस्कारों से संबंधित, उनका कौन से किस क्षेत्र से संबंधित, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें भी पद्म विभूषण और पद्म भूषण का ज्यादा पूछा जाता है, तो इनको तो अच्छे से याद रखना ही रखना है। जैसे शिंजो आबे जो जापान के देखो नेता है, नेता होगा तो वो किस क्षेत्र से संबंधित होगा, जन सेवा से संबंधित। जैसे तरुण गोगोई असम के पहले सीएम थे, उनको मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है, तो आपको सीधा ही पूछ लेंगे कि तरुण गोगोई जिनको हाल ही में पद्म भूषण दिया गया वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जन सेवा। तो जन सेवा वालों को भी ध्यान रखना है और आपको अदर को भी ध्यान रखना है, तो ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन किसको किसको क्या पुरस्कार मिले हैं, और ऐसे संख्याओं में भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला है देखिए, अगला क्वेश्चन आपके आया था
कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा कहाँ होती है, तो संयुक्त राष्ट्र आम सभा न्यूयॉर्क में होती है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखा निम्न दाब की तरफ चलती है। वैसे ध्यान रखना ये ऐसे 3 आपके होती है पवनें, उन तीनों को मैं यहाँ आपको थोड़ा नक्शे में बता दूं। देखिए ये देखोगे आप तो एक ग्लोब होता है, इस ग्लोब के अंदर देखो ये भूमध्य रेखा होती है। इस भूमध्य रेखा से ऊपर यहाँ 30-35 के बीच में एक बेल्ट होता है। देखो ये जो बेल्ट है ये लो प्रेशर का बेल्ट होता है, जहां पर सर्वाधिक तापमान होगा। देखो तापमान और दाब में उल्टा संबंध होता है, जितना जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वायु दाब कम होगा। तो यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास तापमान बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से यहाँ वायु दाब बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ हाई प्रेशर होता है 30-35 के बीच में, मतलब 30 से 35 के बीच में। यहाँ फिर 60 से 65 के बीच में लो प्रेशर होता है, और यहाँ 90 के आसपास हाई प्रेशर होता है। ऐसे कैसे नीचे बेल्ट होते हैं। अब इसमें कई कारण है, जैसे इसमें देखोगे तो ये 30-35 और 60-65 के बीच में ध्यान रखना गति कारण, और यहाँ तापीय कारण से, यहाँ पे और यहाँ पे तापीय कारणों से वायु दाब कम ज्यादा होता है, इस बात की भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो तापमान है वो लो प्रेशर, और फिर ये लास्ट में हाई प्रेशर। तो अब देखो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, ये तो फिक्स है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, लेकिन ध्यान रखना एक फेरल का नियम होता है, उस फेरल के नियम के तहत उत्तरी गोलार्ध में वो दाईं तरफ यानी आपके राइट हैंड की तरफ मुड़ जाएगी। तो अब इस 0 डिग्री से ऊपर जो भी पवने, देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये भी पवन चलेगी, ये भी चलेगी, लेकिन ये पवने ऐसे मुड़ जाएगी, राइट हैंड में मुड़ रही, मतलब आप अगर पवन की तरफ मुंह करोगे तो ऐसे चलेगी, और ये पवन बाईं ओर चलेगी, ये ऐसे चलेगी। आपने देखा होगा ये जो 30 से 35, ये 30 से 35 और ये 30 से 35, इनके से भूमध्य रेखा की तरफ जो पवने आती है, उन दोनों ही पवनों को व्यापारिक पवने कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने। ये नॉर्थ गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं, और ये साउथ गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं। तो अब व्यापारिक पवनों की दिशा पूछे तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर नॉर्थ होता है। वैसे आपको दिशा तो नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकते हैं आगे, ठीक है। तो इसकी दिशा कैसे होगी? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, ऐसे दिशाएं भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये दोनों व्यापारिक पवने हैं। अब देखो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी। उत्तर वाली हवा दाईं तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ेगी, और ये दक्षिण वाली पवने किस तरफ मुड़ेगी? बाईं तरफ। बाईं तरफ मतलब आप देखोगे तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ऐसे चल रही है, तो ये बाईं तरफ मुड़ेगी, मतलब ऐसे मुड़ जाएगी। और ध्यान रखना ये 30 से 60-65 के बीच में चलती है, तो यहां पर थोड़ी इसके मुड़ने की ज्यादा हो जाती है गति। तो इस कारण से ये ऐसे ना चल के वैसे चलेगी, तो ये ऐसे चलेगी, मतलब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, लेकिन वो थोड़ी वेस्ट ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको पछुआ हवा कहते हैं। जिस तरफ से हवा आती है ना, उसी तरह उसका नाम होता है, तो पछुआ हवा, पछुआ पवन कहा जाता है। पश्चिम से आने वाली हवाओं को पछुआ हवा कहेंगे, और पूर्व से आने वाली हवाओं को पूर्वैया कहते हैं। आपने ध्यान रखना, कई बार गांव में सुना होगा कि पूर्वैया हवाओं के द्वारा मानसून आता है। तो पूर्वैया, जिसको अपन अभी थोड़े बिगड़े हुए शब्दों में अपन परवाई भी बोल देते हैं, वो सही अर्थ पूर्वैया है, मतलब पूर्व से आने वाली हवा। और पश्चिम से आने वाली हवाओं को पछुआ हवा कहा जाता है। तो ये पश्चिम से आ रही है ऐसे, और ये 30 से 60 के बीच में चलती है दोनों गोलार्धों में। ये नॉर्थ वाली है और ये साउथ वाली। और यहाँ पर जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे, और ये ऐसे मुड़ जाएगी, और ये आपके नीचे वाली ऐसे मुड़ जाएगी बाएं की तरफ। ये दोनों है ना, ये ध्रुवीय पवन है, ये ध्रुव से आती है, ठंडी पवन है, तो ये ध्रुवीय पवन है। ये साउथ गोलार्ध की है और ये दक्षिण गोलार्ध की। इनको अगर मैप बना के आप करोगे तो आपके क्लियर हो जाएगा, नहीं तो इसको रटेंगे ना तो आपकी दिशाएं कंफ्यूज हो जाएगी। अब आपको कोई भी पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है, नक्शे में देख लो, ऐसे चल रही है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। वैसे जो ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है वही व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की
और उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय पवनों की दिशा एक होती। दक्षिणी व्यापारिक पवन है और दक्षिणी ध्रुवीय पवनों की गति एक होती है। फिर आपके पीछे पछुआ हवाई रहता है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती। पछुआ नाम से ही पश्चिम से पूर्व, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी दिशाएं भी पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखो, जैसे ये अभी क्वेश्चन आया था आपके, इसमें क्वेश्चन था वो क्या था, इसमें देखो ये क्वेश्चन था कि व्यापारिक पवने उपोष्ण उच्च दाब। अभी मैंने जैसे बताया कि ये 30 से 35 के बीच में क्या होता है, उपोष्ण उच्च दाब। तो ये 30 से 35 के बीच में होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों होता है। इससे लेकर भूमध्य रेखा की तरफ यानी 0 डिग्री की तरफ जो पवने आ रही थी, उन पवनों का नाम क्या है, व्यापारिक पवने। और ध्यान रखना, जो यहां से 30 आपके 60-65 की तरफ जा रही थी, उसका नाम है पछुआ। ये आपको ऐसे ध्यान रखना। और ध्रुवों से जो 60-65 की तरफ आ रही थी, उस पवन का नाम है ध्रुवी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना, ऐसे पूछे जाते। फिर मोहनजोदड़ो जो स्थान है, वहां से कौन सी मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति मिली। अब उसमें कांसे, सोने, चांदी ऐसे ऑप्शन में आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये कांसी युगीन सभ्यता थी। आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता, तो ये ताम्र युगीन कांसी युगीन सभ्यता थी। तो इसमें तांबे के या कांसे के ही मिलेंगे। तो यहाँ कांसे की मूर्ति मिली है, ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा स्थान के पास ही मोहनजोदड़ो स्थान है, जो वर्तमान में ध्यान रखना पाकिस्तान में है। और वर्तमान में इसको जैकाबाद कहते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे गर्म स्थान भी है। अगला क्वेश्चन था आपके कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो कार्बन का शुद्धतम रूप है, ध्यान रखना, हीरा। ये आपको ऐसे सीधे सीधे ध्यान रखना है, आपको सीधे पूछ लेंगे। फिर 2018 में सौर ऊर्जा के स्थानों में सबसे पहला स्थान, यानी 2018 में सौर ऊर्जा में सबसे बेस्ट कौन सा देश विकसित हुआ, सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला। तो उसमें ध्यान रखना अमेरिका है पहला, फिर दूसरा है चीन और तीसरा है ध्यान रखना भारत। फिर बंगाल पटकथा का प्रभाव कौन से राज्य में हुआ, तो वो बंगाल में हुआ। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये आपके क्वेश्चन थे, ये भी करवा देता हूँ 3-4 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में अपन अगली क्लास में वो कभी और क्वेश्चन करेंगे। ये स्लाइड पूरे कर देता हूँ। ग्रामीण से कर वसूलने के लिए कौन थे प्राचीन काल में, पूछ ले तो आपके कौन थे, जमींदार थे। इस बात का आपको ध्यान रखना। फिर प्रथम परमवीर चक्र विजेता, ध्यान रखना, ये वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत जगत का, परमवीर जगत। तो उसका प्रथम तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, किसी भी पुरस्कार में प्रथम किस किस को प्राप्त हुआ उसका ध्यान रखना। तो इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया, ये बात ध्यान रखना। अफगानिस्तान की मुद्रा पूछी थी, तो अफगानिस्तान की मुद्रा ध्यान रखना अफगानी है। वैसे अफगानिस्तान की राजधानी पूछे तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ध्यान रखना। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, काबुल नदी के किनारे, क्योंकि आप देखोगे तो भारत, इस भारत का पड़ोसी ये देश पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है। यहां से काबुल नदी आती है और इधर से सिंधु नदी जाती है। सिंधु की ये सहायक नदी है, ध्यान रखना, काबुल नदी। और पाकिस्तान में खुद की कोई नदी नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। पाकिस्तान में सभी नदियां भारत से जाती है। इसके अलावा केवल एकमात्र नदी इस अफगानिस्तान से आती है, उस नदी का नाम है, ध्यान रखना, काबुल नदी। और काबुल नदी पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा अफगानिस्तान में जाकर एक बांध भी बनाया है, तो वो भी ध्यान रखना। अफगानिस्तान में जाकर कौन सी नदी पर बांध बनाया, तो वो भी ध्यान रखना, आपके काबुल। फिर उसके बाद में एफडीआई की फुल फॉर्म, ये देखो फुल फॉर्मों से संबंधित आपके सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। फुल फॉर्मों से संबंधित वापस क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, तो उसको आप सीधे सीधे याद रखना। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश होता है, सीधा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसी को एफडीआई कहते हैं। फिर नाबार्ड एक बैंक होता है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म आपको ऐसे सीधी ध्यान रखनी। फिर जीआईएफ, जो फोटोओं के पीछे आपने जीआईएफ लिखा होगा, तो वो जीआईएफ की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर एमपीआईएस की फुल फॉर्म पूछी थी, एमपीआईएस की फुल फॉर्म है मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर प्रॉम, ये कंप्यूटर से संबंधित होती है, तो इसमें मेमोरी से संबंधित है ये। तो प्रोग्राम मेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी आपके फुल फॉर्म है। वैसे रोम की फुल फॉर्म भी पूछे तो वो यही रीड ओनली मेमोरी, ये पी से प्रोग्रामेबल हो गई, तो रीड और रोम होती है। एक आपके रोम होती है, रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
रैम होती है और ये है रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रकार से आपके आज इतने ही मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, फिर अगले अपन नेक्स्ट करवाएंगे। अगले में ऐसे सफेद हाथियों के देश वगैरह पूछ लिए जाते हैं। एक सफेद हाथियों का देश है, एक हाथियों का देश है। हाथियों का देश जैसे लाओस, सफेद हाथियों का देश जैसे थाईलैंड। तो अपन ने आज इतने जो क्वेश्चन है उसको करवाया। सर हनुमान जी की क्लास होगी क्या? देखो अब होगी तो आपको अनाउंस कर देगा जाएगा, इसके बाद में टेक्निकल टीम कर देगी। आपको मजा आया होगा जो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन करवाए उसमें, और इससे संबंधित आपका जो आज मैंने ओल्ड पेपर के क्वेश्चन करवाए उससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, नहीं तो क्लास आज की यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बाकी आप इसी तरह रेगुलर क्लासों में बने रहिए और इसी तरह आप स्टडी कीजिए। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए और माता पिता और गुरुजनों के सपनों को पूरा कीजिए। आप सबका धन्यवाद।